झनक ने जब पराशर के साथ शहर छोड़कर गांव जाने का फैसला किया, तब उसने यह तय कर लिया था कि अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। ऋषि ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की। उसने समझाया, बहस की, यहाँ तक कि गिड़गिड़ाया भी, लेकिन झनक के चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी। उसके फैसले में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसने बहुत पहले ही अपने भीतर सब कुछ तय कर लिया हो। मजबूर होकर ऋषि ने अनिरुद्ध को फोन किया। आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि झनक शहर छोड़कर गांव जा रही है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए वह ऋषि के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अनिरुद्ध ने देखा कि झनक और पराशर एक बेंच पर शांत बैठे हैं, जैसे यह कोई साधारण यात्रा हो। लेकिन उसके लिए वह पल जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वह दौड़ता हुआ पराशर के पास पहुंचा और अचानक उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने माना कि उसने पराशर को गलत समझा, नूतन के साथ उनके रिश्ते पर शक किया और एक सच्चे इंसान को दोषी ठहराया। फिर उसने झनक की ओर देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झनक से माफी मांगी और उसे बॉस हाउस चलने को कहा, लेकिन झनक ने बिना आवाज ऊंची किए साफ मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि उसके बाबा सिर्फ पराशर हैं, जिन्होंने बिना किसी जिम्मेदारी के उसे पाला और बड़ा किया। अनिरुद्ध के लिए वह शब्द किसी वार से कम नहीं थे। पराशर ने भी शांत लेकिन सख्त शब्दों में कहा कि अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ खुश रहे। उन्होंने याद दिलाया कि झनक को उसकी वजह से कई बार मारने की कोशिश की गई थी और अब वे उसे शहर में नहीं रहने देंगे। अनिरुद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन झनक की आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक थकी हुई खामोशी थी, जैसे उसने इस रिश्ते से बहुत पहले उम्मीद करना छोड़ दिया हो। ट्रेन की सीटी गूंजी और पराशर ने झनक के कंधे पर हाथ रखा। झनक ने बिना पीछे देखे कहा कि ट्रेन छूट जाएगी। वह शब्द अनिरुद्ध के सीने में उतर गया। ट्रेन चल पड़ी। अनिरुद्ध प्लेटफॉर्म पर टूटकर बैठ गया। झनक ने खिड़की से एक पल के लिए उसे देखा। दिल कांपा, लेकिन अगले ही पल अर्शी का चेहरा और मौत का साया उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने खिड़की बंद कर ली। गांव की ओर जाती ट्रेन झनक के लिए किसी सजा की नहीं, बल्कि सुकून की यात्रा थी। खेत, खुला आसमान और मिट्टी की खुशबू उसे उसकी असली दुनिया की याद दिला रही थी। पराशर ने उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पहली बार झनक के आंसू गिरे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं थे। शहर में बॉस हाउस का माहौल बदल चुका था। अनिरुद्ध देर रात लौटा, पूरी तरह टूटा हुआ। अर्शी ने राहत छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आवाज में संतोष था कि झनक चली गई। अनिरुद्ध ने उसे देखा और चुप रहा। उस खामोशी ने अर्शी को डरा दिया। अदिति सब सुन रही थी और उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। अगली सुबह ऋषि अनिरुद्ध के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक फाइल थी, वही सच जिसे उसने अब तक छुपा कर रखा था। उसने कहा कि अगर अनिरुद्ध सच में झनक को वापस लाना चाहता है तो अब सच से भागना बंद करना होगा। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहली ही रिपोर्ट ने उसे तोड़ दिया। वही नाम, वही तारीखें, वही सच्चाई। नूतन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने खुद से सवाल किया कि उसने क्या कर दिया। ऋषि ने कहा कि अभी भी वक्त है, लेकिन अगर अब भी चुप रहा तो झनक हमेशा के लिए खो जाएगी। गांव में झनक ने नई जिंदगी शुरू की। वह बच्चों को पढ़ाने लगी, पराशर के साथ खेतों में हाथ बंटाने लगी। गांव वाले उसे उसके कर्मों से पहचानने लगे। लेकिन रातों में वह छत पर बैठकर तारों को देखती और खुद से सवाल करती कि खून का रिश्ता इतना भारी क्यों लगता है। पराशर बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाते और उनका मौन ही उसे संभाल लेता। शहर में अर्शी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि सच बाहर आने वाला है। उसने अदिति को भड़काना शुरू किया, लेकिन अदिति के भीतर अब डर के साथ सवाल भी उठने लगे थे। उसे झनक के साथ बिताए पल याद आने लगे। अनिरुद्ध ने वकीलों से मिलना शुरू किया और सच का सामना करने का फैसला किया। उसने झनक के नाम एक चिट्ठी लिखी,
जिसमें उसने कोई हक नहीं मांगा, बस एक मौका चाहा। वह चिट्ठी गांव पहुंची। झनक ने उसे देर तक बिना खोले पकड़े रखा। जब उसने पढ़ा तो आंखें नम हो गईं। पराशर ने कहा कि सच दर्द देता है, लेकिन झूठ जहर बन जाता है। उसी समय ऋषि गांव पहुंचा। उसने झनक से कहा कि वह उसे वापस ले जाने नहीं आया, बस यह बताने आया है कि अब सच सामने खड़ा है। झनक ने पूछा कि अगर सच उसे तोड़ दे तो? ऋषि ने कहा कि वह उसके साथ खड़ा रहेगा। शहर में अनिरुद्ध ने मीडिया के सामने सच कबूल किया। खबर आग की तरह फैल गई। गांव में भी इसकी गूंज पहुंची। झनक ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उस रात उसने तय किया कि वह भागेगी नहीं। पराशर ने उसे गले लगाया और भरोसा दिया कि वे उसके साथ हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। अदिति ने पहली बार अर्शी से सवाल किया। अर्शी की चुप्पी ही उसका जवाब बन गई। ऋषि गांव में झनक के साथ रहा, बिना किसी दबाव के। अदालत की तारीख तय हो गई। गांव से झनक शहर आई। पराशर उसके साथ थे। कोर्ट के बाहर भीड़ थी, कैमरे थे, लेकिन झनक सीधी चलती रही। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसकी पहचान, उसके दर्द और उसके सच का सामना था, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी थी। अदालत के बाहर झनक की नजर झुकी नहीं थी और उसके कदम भी नहीं रुके थे। अनिरुद्ध उसे देखकर वहीं ठहर गया। वह कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। झनक ने उसकी ओर देखा, बस एक पल के लिए। उस नजर में न गुस्सा था, न अपनापन। सिर्फ एक सवाल था, अब क्या? अदालत के भीतर जब सच पढ़ा गया तो पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। रिपोर्ट्स, गवाहियां और फिर वह अंतिम पंक्ति, झनक अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। पराशर ने झनक का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस पकड़ में एक भरोसा था, जैसे कह रहे हों कि पहचान बदली जा सकती है, लेकिन रिश्ता नहीं। फैसला आया। कानून ने झनक को उसका नाम और उसका हक दे दिया। लेकिन अदालत के बाहर झनक ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मीडिया के सामने उसने साफ कहा कि उसे किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, किसी का नाम नहीं चाहिए। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि जो गलत है, वह फिर किसी और के साथ न हो। यह कहते हुए उसने पराशर की ओर देखा और पहली बार खुलकर मुस्कुराई। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रहा, हार कर भी हल्का। शायद उसने अपनी बेटी को खोकर पहली बार इंसान बनने की राह चुनी थी। अर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदिति दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की चाह भी। झनक अब न पूरी तरह गांव की थी और न शहर की। वह किसी की परछाई नहीं रही थी। वह बस झनक थी, अपने सच के साथ, अपने लोगों के साथ और उस भविष्य के साथ जिसे उसने खुद चुना था। अदालत के बाहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूट गया, लेकिन झनक के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैलती चली गई। वह जानती थी कि आज उसने वह सब पा लिया है जिसके लिए दुनिया लड़ती है, लेकिन उसके दिल में जीत का शोर नहीं था। पराशर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही भरोसा, वही अपनापन। झनक ने उनकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, जैसे कहना चाह रही हो कि वह ठीक है, सच में ठीक। पराशर समझ गए कि यह मुस्कान जीत से नहीं, दर्द से निकलकर आई है। ऋषि थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वह आगे बढ़ा, कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। उसे एहसास था कि इस वक्त झनक को शब्दों से ज्यादा स्पेस चाहिए। शहर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए झनक को हर मोड़ पर बीते हुए साल दिखाई दे रहे थे। वही सड़कें जहां वह कभी डर के साथ चली थी, वही इमारतें जहां उसने खुद को छोटा महसूस किया था। आज सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वह बदल चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब यह शहर उसके डर की वजह नहीं बनेगा। पराशर ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनके मन में सवाल था कि अब आगे क्या? झनक ने खुद ही जवाब दे दिया। उसने कहा कि वह भागकर नहीं जीना चाहती, न गांव से और न शहर से। बॉस हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्शी की गिरफ्तारी के बाद घर की दीवारें भी बोझिल लग रही थी।
अदिति अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में बचपन की वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह और झनक साथ मुस्कुरा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे नाराज हो, माँ से, खुद से या उस सच से जिसने उसकी दुनिया हिला दी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि झनक ने कभी उससे कुछ छीना नहीं था। छीना तो झूठ ने था। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और रो पड़ी। यह रोना गुस्से का नहीं था, पछतावे का था। अनिरुद्ध ने घर लौटकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वही कमरा जहां कभी ताकत के फैसले लिए जाते थे, आज प्रायश्चित का साक्षी बन रहा था। उसने आईने में खुद को देखा, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ पाकर भी खाली था। उसे झनक के शब्द याद आए कि उसे नाम नहीं चाहिए, बस गलत का दोहराव नहीं चाहिए। उस एक वाक्य ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया और कुछ जोड़ भी दिया। उसने पहली बार समझा कि पिता होना हक नहीं, जिम्मेदारी होती है, और वह इस जिम्मेदारी में बहुत देर कर चुका था। कुछ दिनों बाद झनक ने एक नए स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। शहर और गांव के बच्चों के लिए एक साझा मंच, जहां दोनों दुनिया के बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। यह उसका तरीका था, लड़ाई नहीं, पुल बनाना। ऋषि हर कदम पर उसके साथ था, लेकिन हमेशा एक कदम पीछे, ताकि झनक की आवाज सबसे आगे रहे। एक शाम कागज समेटते हुए झनक ने कहा कि वह किसी का सहारा नहीं बनना चाहती और न ही सहारा ढूंढना। ऋषि मुस्कुराया और बोला कि वह सहारा नहीं, साथी बनना चाहता है। झनक ने उसकी ओर देखा। उस नजर में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। अदिति ने झनक से मिलने की हिम्मत जुटाई। यह मुलाकात आसान नहीं थी। दोनों आमने सामने बैठी थी और बीच में अनकही बातें थी। अदिति ने बिना किसी बहाने के माफी मांगी। झनक ने उसे टाला नहीं, बस इतना कहा कि माफी तब मायने रखती है जब उसके बाद बदलाव आए। अदिति समझ गई कि यह अंत नहीं, शुरुआत है। समय बीतने लगा। अर्शी पर केस आगे बढ़ा और सच की परतें खुलती गईं। मीडिया का शोर धीमा पड़ा, लेकिन समाज में नई चर्चा शुरू हुई। बेटियों की पहचान, उनकी सुरक्षा और परिवार के भीतर छुपे जहर पर। झनक इस चर्चा का चेहरा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वह चुप भी नहीं रहना चाहती थी। उसने मंच चुना, कैमरा नहीं। आवाज चुनी, तमाशा नहीं। अनिरुद्ध ने झनक को एक खत भेजा। इस बार न कोई अनुरोध था, न कोई उम्मीद, बस यह कि वह अपनी गलतियों की सजा स्वीकार करेगा और जरूरत पड़ी तो दूर से ही सही, मौजूद रहेगा। झनक ने खत पराशर को दे दिया और कहा कि कुछ रिश्ते पास आकर नहीं, दूर रहकर ठीक रहते हैं। पराशर ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। ऋषि और झनक के बीच प्यार किसी ऐलान की तरह नहीं आया। वह धीरे धीरे आदत बना, फिर भरोसा। एक दिन झनक ने कहा कि अगर वह किसी के साथ चलेगी तो बराबरी से। ऋषि ने कहा कि वह भी यही चाहता है। कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन एक रास्ता तय हो गया। झनक अब किसी नाम से नहीं, अपने काम से पहचानी जाने लगी थी। गांव और शहर के बीच उसने अपनी जगह बना ली थी। एक ऐसी जगह जहां सच डर नहीं, ताकत बनता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां अदालत में नहीं, इंसान के खुद को चुनने से शुरू होती हैं, और झनक ने आखिरकार खुद को चुन लिया था।